Hello guys, welcome to my new video. तो in this video I will discuss about mycoplasma. Mycoplasma क्या है? Mycoplasma है smallest microbe capable of free living and cell replicating on artificial medium. मतलब ये है माइक्रोब्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो फ्री लिविंगली रह सकते हैं और सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी कर सकते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो इसका सेल वाल है नहीं, मतलब होता लैक ए रिजिड सेल वाल। सो प्लायबल ऑब्वियसली होगा क्योंकि होता सेल वाल ही होता इसका रिजिडिटी मेंटेन करते हैं। तो अगर होता सेल वाल नहीं होगा तो प्लायबल होगा और शेप और साइज होता शेप और साइज में होता वेरिएशन दिख जाएगा। तो होता ये प्लियोमॉर्फिक इसीलिए ये बैक्टीरियल फिल्टर्स पेपर को पास कर सकते हैं क्योंकि सीडोपोडिया जैसा सीडोपोडिया जैसे कोई भी छेद को क्रॉस कर जाते हैं, तो ऐसे ही ये भी क्रॉस कर सकता है बैक्टीरियल फिल्टर्स पेपर में जो छेद है उनको। सेल मेम्ब्रेन में इसका स्टेरॉल है और पुअरली ग्राम नेगेटिव, पुअरली ग्राम नेगेटिव क्योंकि इसका तो सेल वॉल है नहीं। और स्टेंट बेटर विद जेस्मा स्टेन। और रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? बाइनरी फिशन में और बडिंग की द्वारा। बाइनरी फिशन और बडिंग की द्वारा ये रिप्रोड्यूस कर सकती है और कम्प्लीटली रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टम एंड अदर सेल वॉल एक्टिव एंटीबायोटिक्स। क्योंकि इसका सेल वॉल है नहीं तो सेल वॉल एक्टिव एंटीबायोटिक्स इसमें कैसे काम करेगा, इसीलिए बीटा लैक्टम और एनी अदर सेल वॉल एक्टिव एंटीबायोटिक्स इसमें काम नहीं करेगा। कॉमनेस्ट कॉन्टामिनेंट्स ऑफ वायरल सेल कल्चर हो गया। इसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट स्पीसीज में क्या क्या है। माइकोप्लाज्मा का क्या क्या स्पीसीज है? तो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, माइकोप्लाज्मा जेनिटालियम और यूरिया प्लाज्मा यूरिया लाइटिकम और यूरिया प्लाज्मा पार्वम, ये सब स्पीसीज है माइकोप्लाज्मा की। और पैथोजेनेसिस में देखा जाएगा तो पैथोजेनेसिस में ये मेनली एडिशन के द्वारा पैथोजेनेसिस क्रिएट करते हैं। तो एडिशन वो कहाँ पे करते हैं? रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में और जेनाइटल म्यूकोसा में ये पैथोजेनिसिटी क्रिएट कर देती है। और इंजुरी ये होस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंजुरी कैसे क्रिएट करते हैं? तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ये इंजुरी क्रिएट करते हैं। और ट्रांसमिशन कैसे होता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा इसका ट्रांसमिट होता है। और मेनली क्लोज कांटेक्ट अगर हो जाए तो भी इसका ट्रांसमिट हो जाएगा। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इसका क्या हो सकता है? ये मेनली एटिपिकल न्यूमोनिया क्रिएट करते हैं। प्राइमरीली ये एटिपिकल न्यूमोनिया कर देते हैं अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए तो मेनली एटिपिकल न्यूमोनिया हो जाता है। और इसको कैरेक्टराइज कैसे करोगे? बाय हुईज रेल्स के मतलब होता है एबनॉर्मल रैटलिंग साउंड हर्ड व्हेन एग्जामाइनिंग लंग विथ स्टेथोस्कोप। मतलब स्टेथोस्कोप के द्वारा जब एग्जामाइनिंग करोगे तो जो लंग से जो साउंड सुनाई देता है तो उसको ही रेल्स बोलता है। और ड्राई काफ, पेरीब्रोंकियल न्यूमोनिया, एक्सरे ऑफ चेस्ट करवा जाते तो थिकनिंग ब्रोंकियल मार्केनिंग नोटिस किया जाता है। तो इसके द्वारा प्राइमरीली एटिपिकल न्यूमोनिया को डिटेक्ट कर सकते हो। और एक्स्ट्रा पाल्मोनरी इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है? मतलब अगर किसी को माइकोप्लाज्मा के द्वारा इन्फेक्शन हो जाए तो इसको मेन तो न्यूमोनिया हो जाएगा। और न्यूमोनिया और इसके साथ साथ और क्या क्या हो सकता है? इसके न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट हो सकता है, जैसे कि मेनिंगोएंसेफेलाइटिस और जीपी सिंड्रोम हो सकता है। डर्माटोलॉजिकली देखा जाए तो
इरिथमा मल्टीफॉर्म मेजर हो सकता है। कार्डियक में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि है मायोकार्डाइटिस, और रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है। हाइपरकोआगुलेबिलिटी हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। जेनाइटल में है नॉन गोनोकॉकल यूरेथ्राइटिस हो सकता है। और लैबोरेटरी डायग्नोसिस में देखा जाए तो स्पेसिमेन, पहले तो स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है। स्पेसिमेन में क्या क्या हो सकता है, थ्रोट स्वाब हो थ्रोट से स्वाब थ्रोट स्वाब किया जाता है। नेजोफेरिंजियल एस्पिरेट, ब्रोंकियो एल्वियोलर लेवेज, लेवेज का मतलब किसी भी इंटरनल ऑर्गन को अगर वाटर और मेडिकेशनल फ्लूइड से वॉश करवा जाते तो उस फ्लूइड को लेवेज कह सकते हो। ब्रोंकियल ब्रासिंग, यूरेथ्रल डिस्चार्ज, ये सब स्पेसिमेन के तरह यूज़ किया जाता है। और डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या क्या, डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इसका नहीं होता, पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये तो सबसे छोटा माइक्रोब्स, तो इसको माइक्रोस्कोपी में कैसे देखोगी, तो इसीलिए इसका डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो पॉसिबल है नहीं। तो स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट कैसे करोगी, स्टैंडर्ड माइक्रोप्लाज्मा फ्लूइड मीडियम के द्वारा, स्टैंडर्ड माइक्रोप्लाज्मा फ्लूइड मीडियम और वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये दोनों मीडियम जो कि इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और ट्रांसपोर्ट शुड बी इमीडिएटली इसको ट्रांसपोर्ट करना किया जाता है। और कल्टीवेशन में अगर देखो तो PPLO आकार और PPLO ब्रॉथ, डाइफेजिक मीडियम, SP4 मीडियम, हे फ्लिक मॉडिफाइड मीडिया, ये सब इसको कल्टीवेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या क्या, PPLO आकार, PPLO ब्रॉथ, डाइफेजिक मीडियम और SP4 मीडियम, हे फ्लिक मॉडिफाइड मीडिया। और सॉलिड मीडियम में इसका अपीयरेंस कैसा होता है, फ्राइड एग की अपीयरेंस की तरह होता है, मतलब फ्राइड एग को जैसे दिखता है ना, ऐसे ही दिखेगा इसको सॉलिड मीडियम में। और आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, हिम एडजॉर्प्शन टेस्ट, टेट्राजोलियम रिडक्शन टेस्ट और ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट। और एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट कैसे करोगे, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट एलिजा के द्वारा करोगे। और एंटीबॉडी डिटेक्शन कैसे किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, एलिजा यूजिंग प्रोटीन P1 टेस्ट के द्वारा। और नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्शन कैसे किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस MG टेस्ट, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट के द्वारा। मतलब एंटीजन डिटेक्शन कैसे किया जाता है, एलिजा के द्वारा। एंटीबॉडी डिटेक्शन कैसे किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और एलिजा यूजिंग प्रोटीन P1 के द्वारा। और नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिटेक्शन कैसे किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस MG टेस्ट के द्वारा और कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट के द्वारा। और इसका ट्रीटमेंट, अगर किसी को माइकोप्लाज्मा के अटैक हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स के द्वारा किया जाता है। ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स के द्वारा किया जाता है। तो आज के वीडियो इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।